नमस्कार, आप देख रहे हैं एनओआई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 19 अगस्त 2026, दिन है बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम को 7:20 तक रहेगी। ब्रह्म योग की अगर बात की जाए तो रात के 3:44 तक का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। राहु काल की बात की जाए तो दोपहर के 12:42 से लेकर 2:17 तक का समय जो है राहु काल का रहेगा। इस समय आपको कोई भी नया या शुभ काम करने से बचना चाहिए। इसी के साथ आज ही के दिन जो है सप्तमी तिथि को माँ शीतला की पूजा की जाती है, तो शीतला व्रत रखा जाता है। इसी के दिन आज सप्तमी वाले दिन गोस्वामी तुलसीदास जयंती रहेगी। रामचरितमानस के रचिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का दिन भी श्रावण शुक्ल की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। नजर डालते हैं इस बुलेटिन के अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। एमएचटी सीटेट 2026 की अगर बात की जाए तो कैप राउंड 3 के लिए खाली सीटों की सूची जो है आज होगी जारी। कल से विकल्प भरने का मौका मिल जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल द्वारा कैप राउंड 3 के लिए प्रोविजनल वैकेंट सीट जो है उनकी सूची आज यानी कि 19 अगस्त 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी और इस सूची के माध्यम से उम्मीदवार इंजीनियरिंग, फार्मेसी व अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के बीच में बची हुई सीटों का पूरा विवरण देख सकेंगे। इसके तुरंत बाद 20 अगस्त से छात्रों को अपनी पसंदीदा कॉलेजों और कोर्स के विकल्प चुनने और उन्हें ऑनलाइन लॉक करने का अवसर भी मिलेगा। जिन छात्रों को पिछले राउंड में सीट नहीं मिली या जो अपनी सीट अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए अंतिम और अहम चरण माना जा रहा है। सभी कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा के भीतर ही अपने विकल्प को सबमिट कर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। लाडली बहना योजना के बारे में अगर बात की जाए तो रक्षाबंधन में बहनों को सौगात दी जाएगी। आज खातों में आएंगे 1750 रुपए, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त 19 अगस्त 2026 को जारी की जा रही है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने राज्य की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को विशेष उपहार दिया है। इस बार सहायता राशि को बढ़ाकर 1750 यानी कि 1750 रुपए कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और त्योहारों की खुशियों को दुगना करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 साल की अगर बात की जाए तो बीजेपी मनाएगी सेवा संकल्प महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 7 सितंबर से करीब 15 दिनों तक देश भर में सेवा संकल्प महोत्सव आयोजित करेगी। इस दौरान स्वच्छता अभियान, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर समेत कई कार्यक्रम होंगे। नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष थीम पर डिजिटल व फोटो प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। सुशासन, विकास और अत्यंत में सम्मेलन और युवाओं को विभिन्न वर्गों के साथ साथ संवाद कार्यक्रम भी होंगे। अभियान की जिम्मेवारी भाजपा महासचिव विनोद तावड़े को सौंप दी गई है। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 सितंबर से आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत राज्य में कुल 32,388 रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2026 तय की गई है। वैकेंसी के तहत कक्षा 1 से लेकर 12 तक के अलग अलग श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स के पास पदानुसार सीटेट, बीटेट और एसटेट पास होना जरूरी होगा। योग्य कैंडिडेट्स को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर समय सीमा के भीतर अपना एप्लीकेशन पूरा करना होगा। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। तारिक रहमान की शर्त पर आया एमईए का जवाब, बोले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर रुख साफ कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत दौरे के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है। हालांकि दौरे की तारीख जो है अभी तक तय नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना से जुड़े प्रत्यर्पण अनुरोधों पर कहा कि मामलों की स्थापित प्रक्रियाओं के तहत जांच जारी है। भारत में बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंधों की इच्छा जताई है। वहीं शाहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख भी अपनाया है।
इसी बीच अगली बड़ी खबर रूस से आ रही है। वर्ल्ड फार की विरासत पर भिड़े रूस जापान, विवादित आइलैंड पर पुतिन का दौरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुरुल द्वीप समूह के इतुरूप दौरे से रूस और जापान के बीच में पुराना क्षेत्रीय विवाद फिर से गर्मा गया। जापान ने इस यात्रा का कड़ा विरोध करते हुए इसे अपने उत्तरी क्षेत्रों पर दावे के खिलाफ बताया। जापान में रूस ने जापानी राजदूत को तलब करके दक्षिणी कुरुल द्वीपों पर अपनी सुप्रभुत्ता को अटूट बताया। दोनों देशों के बीच में यह विवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चला आ रहा है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के मुद्दों ने भी दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। जेएसएससी सीजीएल सफल उम्मीदवारों का प्रदर्शन, कहीं रोने लगे। प्रदर्शनकारी बोले परीक्षा रद्द होने से 2500 से ज्यादा कैंडिडेट्स फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद सफल उम्मीदवारों ने रांची में प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई उम्मीदवार भावुक होते हुए रोते नजर आए और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से करीब 2950 सिलेक्ट किए गए लाभार्थियों के सामने दोबारा से बेरोजगार होने का संकट खड़ा हो गया। छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी नौकरी सुरक्षित रखने की अपील की है। इसी बीच अगली बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां पीए की सुप्रीम कोर्ट बोले कि इमरान को 2 दिन में अस्पताल भेजे। कहा बहनों से मिलने उनका अधिकार है। 2023 से जेल में है पूर्व पीएम। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 48 घंटे के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उनकी सेहत की जांच के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाने को भी कहा है। अदालत ने इमरान को उनकी बहनों से मुलाकात और बेटों से बातचीत की जानकारी भी मांगी है। मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, तेज धड़कन, मानसिक तनाव को लेकर चिंता जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से इमरान की सेहत को लेकर राजनीतिक मुद्दा न बनाने की अपील भी की है। अगली बड़ी खबर नई दिल्ली से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में फांसी सिस्टम खत्म करने की याचिका खारिज होगी। मौत के लिए जहरीले इंजेक्शन या फिर गोली मारने जैसे तरीकों की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि फिलहाल फांसी को असंवैधानिक घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका में जहरीले इंजेक्शन और गोली मारने जैसे वैकल्पिक तरीकों की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ठोस वैज्ञानिक या फिर मेडिकल सबूत मिलने पर भविष्य में इस मुद्दे की दोबारा से समीक्षा की जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र को विशेषज्ञ समिति बनाकर फांसी की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने का विकल्प भी दिया है। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां टाटा सन्स की एजीएम पहली बार टली। कानूनी और तकनीकी अड़चनों के चलते बैठक स्थगित कर दी गई। मुंबई के बॉम्बे हाउस में 18 अगस्त को होने वाली टाटा सन्स की एनुअल जर्नल मीटिंग जो है पहली बार स्थगित हो गई है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन कानूनी और तकनीकी अड़चनों के कारण बैठक बिना किसी फैसले के टालनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक टाटा सन्स के इतिहास में यह पहली बार है कि जब एजीएम स्थगित हुई है। बैठक में नई तारीख को लेकर फिलहाल कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं आयुष्मान योजना की। तो आयुष्मान योजना में चल रहा है फर्जीवाड़ा। ओपीडी मरीजों को भर्ती दिखाया गया, लेकिन यूपी में 866 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है, जहां कई अस्पतालों में ओपीडी मरीजों को कागजों में भर्ती दिखाने का आरोप लगा है। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने डेटा एनालिस्ट के जरिए गड़बड़ियों का पता लगाया। 2020 से लेकर 2026 तक कुल 866 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 648 को योजना से बाहर कर दिया गया और 61 को निलंबित किया गया। 140 अस्पतालों पर 8.53 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 4.37 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो चुकी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पीआरडी जवानों का रोजाना भत्ता जो है 600 रुपए होगा और 5 लाख तक का इलाज जो है फ्री होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पीआरडी जवानों और उनके परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रोजाना भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर जल्द 600 रुपए करने का ऐलान भी किया। इसके अलावा जवानों के खातों में 3000 का वर्दी भत्ता ट्रांसफर किया गया और लखनऊ में नए पीआरडी भवन का शिलान्यास भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है जारी हो गया। 5000 से ज्यादा कैंडिडेट्स अगले चरण के लिए चुने गए हैं। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल भर्ती 2026 का रिजल्ट जो है 18 अगस्त को जारी कर दिया है। कांस्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों के लिए 4965 कैंडिडेट्स को पीटेट के
शॉर्टलिस्ट किया गया। वहीं स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के 83 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया और कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ के जरिए रोल नंबर से चेक कर सकते हैं। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सागर में संत रविदास मंदिर के लोकार्पण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट करेंगे मोहन यादव। संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भोपाल पहुंचे समरसता कलश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे संत रविदास मंदिर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द से आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संत रविदास के विचारों को सामाजिक समरसता और समानता के लिए अहम बताया है। उन्होंने कहा कि समरसता संकल्प अभियान के जरिए भाईचारे और समान अधिकार का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां अमेरिका में 100 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर से गुजरात सीएम की मुलाकात हुई है। राज्य को बेहतरीन ट्रेड पार्टनर बताया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमेरिका में सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के 100 से ज्यादा उद्योगपति और लीडर से मुलाकात की है। बैठकों में एआई, हेल्थ टेक एंड टेक, गेमिंग, डीप टेक में निवेश, रिसर्च और बिजनेस सहयोग पर चर्चा हुई है। पटेल ने गुजरात को निवेश के साथ साथ टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन डेवलपमेंट के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में पेश किया है। उन्होंने कंपनियों को जनवरी 2027 में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए न्योता भी दिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारत की चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय रहेगी, ट्रंप की तारीफ पर विदेश मंत्रालय का जवाब। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया और मतदाता पहचान व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमेरिका में भी सख्त चुनावी नियम लागू करने की वकालत की है। ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट पारित करने पर जोर दिया और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की मजबूती विश्वसनीय दुनिया में सर्वविदित है और वहीं कांग्रेस नेता पवन खेरा ने ट्रंप के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाया जा सकता है और भारत से ईवीएम भी भेज दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी जनरल ने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। अमेरिकी सेना कोरिया के कमांडर जनरल जेवियर ब्रूनसन ने 18 अगस्त को दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ऑन ग्रीव बैंक से मुलाकात की। यह बैठक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका दक्षिण कोरिया के वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यासों के सीमित करने के आदेश के बाद हुई है। दोनों देशों का उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास 17 से लेकर 27 अगस्त तक चल रहा है, लेकिन इस बार क्षेत्रीय अभियान छोटे पैमाने पर होंगे। ट्रंप ने अभ्यास सीमित करने के पीछे लागत और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनके साथ अपने अच्छे संबंधों का हवाला दिया है। अब बात करते हैं कुलदीप सिंह धालीवाल की। तो एमएलए कुलदीप सिंह धालीवाल ने सौंपा ज्ञापन, कहा अजनाला को बाढ़ से बचाने के लिए डैम बनाने की मांग की गई है। पंजाब के राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपा गया है। अजनाला से आप विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने मंगलवार को सरपंचों, चेयरमैन और जिला परिषद सांसदों को प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उन्होंने हर साल रावी और उज्ज नदियों में आने वाली बाढ़ से अजनाला में होने वाले नुकसान की जानकारी दी है। धालीवाल ने उज्ज नदी पर डैम बनाने की 10 से लेकर 12 साल से लंबित योजनाओं को जल्दी पूरा करने की मांग की है। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली, रोजगार के लिए केंद्र से ठोस कदम उठाने की अपील भी की। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने का भरोसा भी दिया है। अगली बड़ी खबर कनाडा से आ रही है, जहां कनाडा में पंजाब की लड़की की हत्या होगी, गोली मारकर उतार दिया गया मौत के घाट। सदमे में परिवार नजर आ रहा है। कनाडा के एडमंटन में 16 वर्षीय पंजाबी लड़की की गोली लगने से मौत होगी। ये घटना 16 अगस्त की सुबह उत्तर पूर्वी एडमंटन में हुई है, जहां पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने उसकी पहचान जैस्मिन डेसी के रूप में की है और उसके लिए ऑनलाइन फंडरेजर भी शुरू कर दिया। पुलिस की होमिसाइड यूनिट मामले की जांच कर रही है और अभी तक किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 84 घाटों का संपर्क टूट गया। अंतिम संस्कार लिए भी नहीं मिल रही जगह और जगह की किल्लत आ रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 67 मीटर तक पहुंच गया और लगातार 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बाढ़ के कारण काशी के 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया और नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। दशावमेध और शीतला घाट की गंगा आरती अब छतों पर हो रही है, जबकि कई मंदिरों में जलमग्न हो गए और हरीश चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए भी जगह की कमी होगी। प्रशासन ड्रोन, जल पुलिस और एनडीआरएफ के जरिए लगातार निगरानी कर रहा है। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो यूपी के 25 शहरों में बारिश, घर, थाने, अस्पताल में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में आसनसोल में बाढ़,
का आसार बने हुए। राजस्थान से लेकर दिल्ली समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत में तेज बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के 25 शहरों में बारिश से घरों, सड़कों, अस्पतालों में पानी भर गया, जबकि कानपुर, उन्नाव में 500 से ज्यादा घर प्रभावित हुए। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो आसनसोल में बाढ़ जैसे हालत बने हुए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं, जबकि पौंडी गढ़वाल में लैंडस्लाइडिंग से एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों के लापता होने की खबर भी है। बात करते हैं ओपन एआई की, तो आ गया है बच्चों वाला चैट जीपीटी। टीनेजर को पढ़ाई में ऐसे करेगा मदद, होमवर्क भी पूरा करवाएगा। ओपन एआई ने 13 से लेकर 17 साल के यूजर्स के लिए टीन एक्सपीरियंस को और सुरक्षित बनाने की दिशा में नए फीचर पेश कर दिए हैं। स्टडी मोड में चैट जीपीटी सीधे जवाब देने के बजाय सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझाने, सवाल पूछने और समझ की जांच के मदद करेगा। और पेरेंट्स स्टडी मोड, क्वाइट आवर्स और कुछ अन्य सेटिंग्स को पेरेंटल कंट्रोल के जरिए मैनेज कर सकते हैं। टीन एक्सपीरियंस में संवेदनशील और उम्र के लिहाज से अनुचित कंटेंट पर अतिरिक्त सुरक्षा भी लागू होगी। अब बढ़ते हैं टेक न्यूज की तरफ, तो सैमसंग ने महंगे किए गैलेक्सी एम और एफ सीरीज के फोन। एक Xiaomi पैड 8 के भी बढ़ गए हैं दाम। सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी M17 5G, गैलेक्सी F17 5G, गैलेक्सी F70e 5G, M17e 5G समेत कई मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा दी हैं। गैलेक्सी M17 5G के अलग अलग रैम वेरिएंट में 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एक Xiaomi यानी कि रेडमी पैड 8 की जो कीमत है उसमें दूसरी बार इजाफा किया गया है। अब बेस मॉडल जो है वो 38,999 से शुरू होता है और टॉप वेरिएंट जो है इसका वो 43,999 की इसकी कीमत होगी, यानी कि कम से कम जो है 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी बीच अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी फर्जीवाड़े में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी सुष्मिता तिवारी और भाई अक्षय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल में अवैध तरीके से सफलता हासिल करने का आरोप है। सीआईडी ने जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की है और मुख्यालय में छापेमारी की है। इस मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि जांच के कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। बाबर आजम पहले मुकाबले से हुए बाहर। सलमान आगा संभालेंगे कप्तानी की जिम्मेवारी। इंग्लैंड के खिलाफ 19 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बाहर हो गए। वार्म अप मैच के दौरान दाहिने हाथ में लगी चोट ने पूरी तरह ठीक नहीं होने के कारण पीसीबी ने उन्हें आराम देने के लिए फैसला किया है। उनकी गैर मौजूदगी में सलमान आगा लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी को संभालेंगे और बाबर के बाहर होने के पहले ही खराब दौर से गुजर रही पाकिस्तानी टीम की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्नति और लक्ष्य पहला मैच जीते। त्रिशा गोपीचंद की जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई है। मिक्स्ड डबल्स में भारतीय जोड़ियां हार गई हैं। भारत में अगर बात की जाए तो दिल्ली में चल रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने जीत के साथ साथ अभियान शुरू किया। लक्ष्य ने रोमानिया के कालिंस फिल्मोर को 16-21, 21-8 और 21-4 से हराया, जबकि उन्नति ने म्यांमार की थेत हमतार धुजार को 22-20, 21-16 से मात दी है। महिला डबल्स में त्रिशा जाली गायत्री और गोपीचंद की जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई है। हालांकि भारतीय मिक्स्ड डबल जोड़ियों में अपने मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बीना से होकर चलने वाली 16 ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया। 15 अक्टूबर तक डाइवर्ट रहेंगी ये गाड़ियां। मध्य प्रदेश के बीना रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमाइंडलिंग का काम चल रहा है। इस जरूरी सुधार कार्य की वजह से बीना से होकर चलने वाली कई ट्रेनें सितंबर और अक्टूबर में प्रभावित रहेंगी। इससे कई ट्रेनें ऐसी भी है जिसे दूसरी यानी कि डाइवर्टेड रूट से चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले NTES पोर्टल और रेल मदद के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस जानकर उसकी जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा को शुरू करें।
अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। ऋतुराज बनर्जी बने विपक्ष के नेता। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने मंगलवार को आदेश दिया है कि बागी टीएमसी विधायक ऋतुराज बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता बने रहेंगे। कोर्ट ने सिंगल बेंच ने उनको नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 महीने के भीतर फैसले सुनाने का निर्देश दिया। टीएमसी नेता शोभनंदन देवन और ने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच ऋतुराज बनर्जी पिछले 3 महीनों में कथित तौर पर मिली जान से मारने की धमकियों को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। आप नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की कार्रवाई जारी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। उनके साथ पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत कुल 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में टेंडर की शर्तों में कथित हेरफेर और एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। एसीबी के मुताबिक कमीशन और रिश्वत की रकम कई कंपनियों के जरिए घुमाई गई है। कथित तौर पर 1.52 करोड़ रुपए की रिश्वत का लेन देन हुआ है। वहीं आपने गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। अब बात करते हैं सीएम रेखा गुप्ता की। तो 26 अगस्त से पात्र महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा पेंशन का अधिकारित पत्र। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 27 अगस्त को तालकोटरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पात्र महिलाओं को पेंशन का अधिकारित पत्र सौंपा जाएगा, जबकि 1 सितंबर से राशि सीधा उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत 18 दिनों में करीब 8 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 5 लाख से अधिक एप्लीकेशन फाइल सबमिट हो चुकी हैं। सरकार ने आवेदनों की जांच तेज करने और गलत या फिर अधूरी जांच जानकारी में सुधार के अवसर देने पर तैयारी शुरू कर दी है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।